जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं कैरियर टाइम के ऑनलाइन पोर्टल पर। कोरोना बीमारी के एक संक्रमण के बाद हम आज लंबे समय के बाद यहां आपसे मिल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि मैं हिमांशु शर्मा और हमारी पूरी टीम ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ आपको ऑनलाइन कोचिंग की भी सुविधा आपको मुहैया कराए। इसी दृष्टिकोण से मैं हिमांशु शर्मा आपको जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित भाग के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, बिहार टेट जैसे अध्यापकों की प्रतियोगी परीक्षाओं में 30 नंबर के क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से रहते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सी टेट की अगर हम बात करें तो लगभग 150 में से 120 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस चाइल्ड साइकोलॉजी के पैटर्न को छूते हुए होते हैं। अतः मैं यहाँ प्रयास करूँगा कि आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से आप तक उन प्रश्नों को पहुंचा सकूं, उन विषयों को पहुंचा सकूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को अचीव कराने में आपकी बहुत अच्छे से सहायता करे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा प्रकरण रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान। देखिए, वैसे बाल मनोविज्ञान का पोर्शन 30 नंबर आपके रखता है पेपर में, लेकिन इस चरण तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों चरणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर पेपर जो अगर प्रैक्टिकल पेपर आता है तो इन पोर्शन से भी आपसे अधिकतर अधिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बीच से ना लेकर एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हुए आपको अंतिम चरम बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा, उसके बाद मनोविज्ञान, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान और अंत में बाल मनोविज्ञान तक के चरण को छुएंगे। शुरुआत करते हैं शिक्षा से। तो शिक्षा वास्तव में है क्या? शिक्षा जो है, अगर हम शाब्दिक अर्थ, किसी भी चीज के पीछे आप उसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए, अर्थ शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बनी है। शिक्ष क्या है? धातु। अच्छा, आप लोगों ने संस्कृत में पढ़े होंगे दो प्रकार के रूप होते हैं, एक शब्द रूप, एक धातु रूप, जिनकी वजह से आपकी अक्सर पिटाई लगती गई है कि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये कहलाते हैं धातु रूप। और शब्द रूप कौन से होते हैं? रामा, रामो, अर्थात जो क्रिया है उसको धातु कहते हैं। तो शिक्ष क्या है? धातु और आ प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है शिक्षा। अर्थात इसका मतलब होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही वास्तव में शिक्षा है। देखिए, यहां एक बात नोटिस करने की है, मैं पढ़ना पढ़ाना नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सीखना सिखाने की प्रक्रिया। पढ़ना पढ़ाना सीखना शिक्षा नहीं है, क्योंकि वास्तव में जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। हम अपने माता पिता से बहुत से व्यवहारों को सीख रहे हैं, हम जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं कोऑपरेशन सीख रहे हैं, कोलैबोरेशन सीख रहे हैं, ये सारी चीजें शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। यदि आप बात कर लें कि कोरोना बीमारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे हम शुरुआत के दिनों में आपस में आते हैं, हाथ मिलाते हैं, दोस्ती करते हैं, गले मिलाते हैं, मिलते हैं, ये सब प्रक्रियाएं हमने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हमने हमारे बिहेवियर में चेंज ला दिया है कोरोना ने। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम दूर से हाथ जोड़ने से नमस्कार करने तक की प्रक्रिया तक आ गए हैं। कहने का मतलब क्या है? इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात शिक्षा हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। कोरोना ने हमें यह दिखा दिया कि संक्रमित बीमारियों से हमें दूर रहने के किन किन तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम बात करें आगे की तो इसको इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन किससे बना है? एक लैटिन शब्द है एजुकेटम। एजुकेशन किससे बना है? एजुकेटम से। ये लैटिन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। यूपी टेट के दृष्टिकोण से ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा से आया है। एजुकेटम बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ये भी लैटिन भाषा के शब्द हैं। ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब बाहर लाना। अर्थात
आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर के जगत में प्रदर्शित कराने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। दो शब्द और आते हैं, एजुकेयर और एजुशियर। ये भी दोनों लैटिन भाषा के ही शब्द हैं और इनको पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं एजुकेशन का। इसका भी मतलब होता है टू लीड आउट, टू ब्रिंग आउट, टू राइज, अर्थात आगे बढ़ाना, उगाना। ठीक, तो एजुकेशन का मतलब हुआ आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। अच्छा, अगर हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात कर लें, क्योंकि यूपी टेट के दृष्टिकोण से कई परिभाषाएं भी परीक्षा में पूछी जाती रही हैं और उन परीक्षाओं में जो परिभाषाएं पूछी जाती रही हैं, परिभाषाओं को वैसे ही प्रस्तुत होना पड़ता है क्योंकि हम उसमें शब्दों में हेरफेर नहीं कर सकते। तो कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपकी यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछी गई हैं, मैं उनको जरा डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कहते हैं मन, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास शिक्षा है। किसकी बात कर रहे हैं? मन, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास। अच्छा, मैं कुछ चीजें महात्मा गांधी से और बता दूं, अगर आपके पेपरों में अधिकतर पूछी जाती रहती हैं। इन्होंने बुनियादी शिक्षा की कॉन्सेप्ट दिया है, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी। इनकी शिक्षा को 3H की शिक्षा भी कहते हैं। ठीक, तो इसको बेसिक एजुकेशन स्कीम के नाम से भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन इसके साथ इसको वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं। एक उन्होंने दिया था वर्धा शिक्षा योजना। देखिए, मैं यहाँ महात्मा गांधी के आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। क्या क्या नाम से कि ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की शिक्षा किन किन नामों से जानी जा सकती है, तो उसको हम कहते हैं बुनियादी शिक्षा, 3H की शिक्षा, बेसिक एजुकेशन स्कीम, वर्धा शिक्षा योजना। अच्छा, एक चीज और, वर्धा शिक्षा योजना कब आई है? 22-23 अक्टूबर 1937 में। दरअसल ये भारतीय परिदृश्य में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस चीज को लेकर वर्धा में 22-23 अक्टूबर 1937 में एक सम्मेलन किया गया था, जहां से उन्होंने, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था भारतीय परिदृश्य में। तो अगर हम दोबारा से अपने टॉपिक पे लौटें, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार टेट की, सुपर टेट की परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो मैं महात्मा गांधी का नाम आया तो मैंने ये 4 क्वेश्चन और बता दिया आपको। बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ते हैं। तो मन, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। मन का मतलब क्या है? आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना। आपके, देखिए, हम किन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे ये शिक्षा सिखाती है हमें। अगर हम वेल एजुकेटेड हैं तो अपने इमोशंस का वेल मेंटेन कर पाएंगे। ठीक, मस्तिष्क की बात करें तो हमारा, अगर मस्तिष्क कंट्रोल नहीं है, अगर हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम चीज़ों को रीओरिएंटेड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगी। आत्मा अर्थात अंत में जाकर हमें किस में मिल जाना है? ईश्वर में मिल जाना है। अर्थात इस जगत में रहते हुए बेहतरी के काम करते रहना ही शिक्षा का स्वरूप है। स्वामी विवेकानंद की बात करें, हमारी एक महान हस्ती, या हम कहें जिनके आदर्शों को हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो कहते हैं कि उठो तब तक, जागृत रहो तब तक, कार्य करते रहो जब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर लो। तो वही स्वामी विवेकानंद की एक शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। वो कहते हैं पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, को अभिव्यक्त करना क्या कहलाती है? शिक्षा। पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा कहलाती है। इसका मतलब क्या है?
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम कोई चीज बाहर से नहीं सीखते, सारी चीजें हमारे अंदर बीज रूप में विद्यमान रहती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी जेब में 30 से 40 फुट लंबे 50 से 60 पेड़ रख सकता हूं, ये वैज्ञानिक गल्प नहीं है, गल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनको बीज के रूप में अपनी जेब से रख सकता हूं। क्या मैं इस बीज को फर्श पर डाल दूं, हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बीज को पेड़ बनने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी, खाद, सूर्य का प्रकाश, उपजाऊ मिट्टी, ये सब चीजें चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे बच्चों में वही गुण बीज रूप में विद्यमान होते हैं। यदि उनको अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा खान पान मिलता है, उचित संस्कार मिलते हैं, तो वे एक पुष्पित पल्लवित वृक्ष के समान हो जाते हैं, जिनकी छांव में हमारा समाज रहता है और वो एक अच्छे पथ पर चलते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? स्वामी विवेकानंद की। एक बार रिपीट करते हैं, मन मस्तिष्क आत्मा के सर्वोत्तम विकास की बात कौन कर रहा है? मन मस्तिष्क आत्मा के सर्वोत्तम विकास की बात कर रहे हैं गांधी जी। और पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की बात कौन कर रहा है? स्वामी विवेकानंद। एक परिभाषा और हम लेते हैं, क्या? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। निर्माण करना ही शिक्षा है। ये अरस्तू की डेफिनेशन है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम आपसे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद पर फिर से लौटते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपको गीता और कुरान के ज्ञान को ग्रहण करना है तो फुटबॉल जाके खेलिए। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें ये लॉजिक कैसे है कि गीता और कुरान पढ़ना, उसका फुटबॉल से क्या लेना देना? फिर स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं, इसका कारण ये है कि क्रिकेट बाई चांस, हॉकी बाई ट्रिक एंड फुटबॉल बाई एफर्ट। क्रिकेट चांस का खेल है। अगर धोनी अगर आउट नहीं होता, वर्ल्ड कप अपना होता। हॉकी ट्रिकी गेम है। मूवी देखियो कि चक दे इंडिया, बिंदिया नायक जो उसमें विलेन की भूमिका में है, एक गेम में आते ही आंखों के इशारों से गेम को पलट देती हैं। और फुटबॉल बाई एफर्ट, अगर आप 90 मिनट दौड़ने का स्टेमिना रख पा रहे हैं तो आप अच्छे से खेल पाएंगे। कहने का मतलब है कि जब तक आप फुटबॉल अर्थात 90 मिनट दौड़ने का स्टेमिना नहीं रख पा रहे हैं, तब तक आप गीता और कुरान को बेहतर से नहीं सीख सकते। अर्थात शरीर को स्वस्थ करिए और उसमें अच्छे मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगर हम बात करते हैं, एक और डेफिनेशन बहुत अच्छी आती है मैकेंजी की। लॉर्ड मैकेंजी क्या कहता है? लॉर्ड मैकेंजी कहता है कि शिक्षा जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन कह रहा है? मैकेंजी। अभी मैंने देखिए किसी के आगे नाम नहीं लिखा है, सबके नाम मैं अभी आपको बताता चलूंगा और लिखवाता चलूंगा। मैकेंजी कहता है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत का मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित का मतलब सुधार लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो, जिसमें हर एक अनुभव आपके अंदर सुधार लाता है। अर्थात हमारी औपचारिक शिक्षा तो एक अवस्था के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी अनौपचारिक शिक्षा जिंदगी भर चलती रहती है। मान लीजिए 60 वर्ष की अवस्था में हमने कोई डिक्शनरी पढ़ी, हमें कुछ शब्दकोश हमारा बढ़ा। मान लीजिए हम कहीं पश्चिमी बंगाल में जाके रहने लगे, हमने दूसरी भाषा सीख ली, अर्थात हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हम हर चीज़ों से सीख रहे हैं। तो अर्थात शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना भी शिक्षा है। हम अपने इमोशंस पर कितने बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिसको आत्मनियंत्रण की संज्ञा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत आती जाती हैं। तो एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाया, शिक्षा बन गया। इसका अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इंग्लिश में बात करें तो इसको एजुकेशन कह रहे थे। एजुकेशन दो शब्द से बना था, किससे? ई, और एजुकेशन किससे था? एजुकेटम से।
और एजुकेटम किससे था? ई और ड्यूको से। तो ई और ड्यूको कौन से थे? ये भी लैटिन भाषा के शब्द से। ई का मतलब अंदर से, ड्यूको का मतलब बाहर लाना। अच्छा, फिर हमने डेफिनेशंस की बात करी थी, तो हमने बताया था मन, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास शिक्षा है। गांधी जी की डेफिनेशन है पूर्णित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। विवेकानंद की डेफिनेशन है। ये अक्सर डेफिनेशंस आपके टेट के पेपर में पूछी गई हैं, वही मैंने 4-5 कोट करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरा यह प्रयास है कि उतने क्वेश्चन तो हमारे क्लास में डिस्कस हो जाने चाहिए, अतिरिक्त तो हम देंगे ही, जितने आपके उस परीक्षा में अक्सर आए रहते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है, अरस्तू की डेफिनेशन है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन के प्रत्येक अनुभव से सुधार, किसकी है? मैकेंजी की। ठीक, आगे की बात करते हैं। डस्ट कर लो, कोई फिर स्टार्ट कर लेंगे यहीं से। अच्छा दादा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम तो जाने पड़ रहा था जी, तो दादा आप मुझे फ्री हो, बस इसे बंद नहीं करना दादा। जैसे एक पार्ट बन गया, चलिए अब मिलते हैं, चलिए आपकी क्लास यहीं रखते हैं, और बंद नहीं करना दादा। आप अपना पानी आने पिया, ठीक है, फिर 1-2 मिनट के बाद फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लिया दादा। फिर अपना सेकंड पार्ट जैसे आपने देखा हो गया, कंप्लीट हो गया दादा। आप जितना पढ़ाते हो 35 मिनट रखना ही है मिनिमम दादा, ठीक है। फिर अपना आके बैठ गए, ठीक है ना, फिर स्टार्ट कर लिया, अपना तीसरा पार्ट कर लिया, फिर 4 पार्ट दादा बना लो उसको आराम से पानी पी, ठीक है। बाकी और बंद नहीं करना, नहीं तो दादा खेल खराब हो जाएगा। लाइट चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या विकल्प? फिर कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे नहीं जाएगी। ठीक, आज ही गई थी बाकी, ठीक है दादा। ठीक, तो मैं हम लोग जाएंगे फिर, बिल्कुल क्योंकि दादा वहाँ सिस्टम हमें लाना है लाइट जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सिस्टम बनवाने जा रहे हैं दादा, उसके पीछे लगे, ठीक है। बैटरी एक बार चेक करवा, 3 चलेंगे, 3-4 चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी। लेक्चर तो चलता रहेगा, जैसे ये चल ही रहा है, जैसे 4 टॉपिक पढ़ाने तो लगातार पढ़ा देते हैं। लेकिन आपका सीन बदल देना कि हाँ चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। खत्म कर दिया ठीक आपने। है, आप थोड़ा सा आके फिर घूम के फिर खड़े हो गए। ठीक। मैं फिर से वही अपना ठीक, 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 ओके, ओके। करते हैं हम लोग, जैसे ओके। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही। आज हम पार्ट 2 कर सकते हैं। ठीक है, और जो मोटिवेशन जितना आप पहले, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बीच में। हाँ। ठीक। और जैसे ये भी है कि जल्दी ही हम लोग आपके लिए, ठीक है ना, 1000 क्वेश्चन की पीपीटी तैयार कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल। आपको 50 क्वेश्चन, 1000 मत बोलना। हाँ, मतलब हम आपको क्वेश्चन की जो है सीरीज उपलब्ध कराएंगे। पीपीटी हम जो तैयार कर रहे हैं, जो हम आपको जल्दी ही डिस्कस कराएंगे। जी। 500 साइकोलॉजी के 500 को क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक। तैयार नहीं किया, उससे पहले ये थ्योरी पढ़नी जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं शिक्षा के प्रकार की, कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करते हैं शिक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। शिक्षा मुख्यतः 3 प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा पद्धति को कहते हैं जहां सारी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं, अर्थात शिक्षा की ऐसी पद्धति जिसके उद्देश्य पहले से निर्धारित हैं, ऐसी शिक्षा पद्धति को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज आदि में दी जाने वाली शिक्षा। कैसे हम कैसे कह पा रहे हैं? पढ़ने वाला निश्चित छात्र, पढ़ाने वाला निश्चित टीचर, कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, कब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, कब हम एनएसएस का कैंप लगाएंगे, कब हमारे यहाँ दीपावली की छुट्टियां निर्धारित की जाएंगी, कब होली की छुट्टियां होंगी। अर्थात शिक्षा का ऐसा प्रारूप जहाँ सारी चीज़ें पहले से निर्धारित हैं, शिक्षा की ऐसी ही पद्धति को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, जहाँ सारी चीज़ों को
निहित रोकने की बात हो रही है, पहले से डिसाइड कर ली गई हैं। वहीं अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी चीज पहले से निर्धारित नहीं होती है। ऐसी शिक्षा पद्धति को ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसको हम व्यवहारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। जैसे हमें बहुत सारी बातें हमने कॉलेज से नहीं सीखी, हमने बहुत सारी बातों को अपने माता पिता ने हमको सिखाई, हमने अनुभव द्वारा सीखी और हम नित्य प्रतिदिन अपने अनुभवों का संवर्धन करते चले जा रहे हैं। जैसे कई बार हमने ये देखा है कि फेसबुक पर कोई पोस्ट पड़ी होती है जिसमें लिखा होता है कि सारी चीज़ें हमें गूगल पर नहीं मिलती, कुछ देर चीज़ों को पाने के लिए अपने बुजुर्गों के पास बैठो। तो वो जो बुजुर्गों के पास बैठना वास्तव में क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। अर्थात जब हम अनुभव से शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं, अर्थात जहाँ कोई भी चीज़ न सीखने का स्थान, न पढ़ाने वाला निर्धारित, कोई भी चीज़ पहले से निर्धारित नहीं है, शिक्षा के इसी प्रारूप को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अर्थात सीखने सिखाने का सबसे सहज और आसान तरीका ही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। निरौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी ही निरौपचारिक शिक्षा है। वास्तव में निरौपचारिक शिक्षा वर्तमान के परिदृश्य में वरदान साबित हुई है। अर्थात जहां औपचारिक शिक्षा चारों तरफ से बंद है, अर्थात रिजिड है, जिसमें फेरबदल करने की गुंजाइश नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई सर्कल ही डिसाइड नहीं है, अर्थात पूरी तरीके से मुक्त है। वहीं निरौपचारिक शिक्षा कुछ औपचारिक शिक्षा की बाध्यता को मानती है और कुछ अनौपचारिक शिक्षा को मानती है। मान लीजिए ये औपचारिक शिक्षा का बॉक्स हो गया, ठीक, अनौपचारिक शिक्षा का कोई बॉक्स नहीं। अब हम इसमें से थोड़ी सी चीज़ों को, बाउंड्रीज को हटा दे रहे हैं, तो ये जो हमारा बॉक्स तैयार हो रहा है वो किसका हो रहा है? निरौपचारिक शिक्षा का। अर्थात औपचारिक पूरी तरीके से निश्चित, अनौपचारिक कुछ भी निश्चित नहीं। निरौपचारिक में कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 50 साल है और बीबीए तो वो कर चुका था और उसी वक्त उसने नौकरी पा ली थी, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, लेकिन प्रमोशन के लिए उसे एमबीए की डिग्री चाहिए। तो अब वो औपचारिक शिक्षा की तरफ नहीं मुड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, उस पर जिम्मेदारियाँ अधिक हैं। इस दौरान से वह निरौपचारिक शिक्षा की तरफ मुड़ जाता है। जैसे अब निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल, एनआईओएस, पत्राचार से शिक्षा, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये सारे निरौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। मतलब एज बाउंडेशन को ख़त्म कर रही है निरौपचारिक शिक्षा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने पेपर छोड़ दिया औपचारिक शिक्षा में, आप पूरी तरीके से फेल हो गए, ईयर बैक हो गया। अनौपचारिक शिक्षा में कोई एग्जाम नहीं हो रहा। निरौपचारिक शिक्षा में यदि आप पेपर छोड़ भी रहे हैं तो आपको उसको अगले सेम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा जो है उसकी कुछ बाउंड्रीज घिरी हुई हैं और कुछ बाउंड्रीज खुली हुई हैं। अर्थात दोनों के बीच का माध्यम ही निरौपचारिक शिक्षा है। कुछ संस्थान के नाम लिख लीजिए, अधिकतर पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, ओपन स्कूल, ओपन स्कूल दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू कहते हैं हम लोग, इग्नू, इसकी स्थापना वर्ष पूछ ली जाती है 1985, दिल्ली, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक। इसके साथ ही जो है पत्राचार से शिक्षा, ये सारे निरौपचारिक शिक्षा के यंत्र हैं या अभियंत्र हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। शिक्षा को हमने डिस्कस कर लिया, अब बढ़ेंगे मनोविज्ञान की तरफ।
अगर शाब्दिक अर्थ की बात, हर चीज जैसे हमने शिक्षा को शाब्दिक अर्थ से पढ़ा, अब हम मनोविज्ञान को शाब्दिक अर्थ से पढ़ते हैं, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ रहा है? मन का विज्ञान। ठीक, अगर बेटा इंग्लिश में बात करें, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जो है यूनानी भाषा के शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बनी है। यूपी टेट के दृष्टिकोण से ये अनिवार्य है, ये पूछ लिया जाता है साइकी और लोगस कौन सी भाषा के शब्द हैं? यूनानी, और यूनान को ही ग्रीक भी कहते हैं, यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का अर्थ होता है बेटा आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात ऐसा विज्ञान जो आत्मा का अध्ययन करता है वो कहलाता है साइकोलॉजी। शाब्दिक अर्थ कह रहा है मन का विज्ञान। अगर हम बेटा वास्तविक अर्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वास्तविक अर्थ। अगर हम वास्तविक अर्थ की बात करें तो ये कहलाता है व्यवहार का विज्ञान। एक बात यहां पर ध्यान देने की होगी कि वो ये आपको देखना होगा कि आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। यदि वो पूछ रहा है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, अगर वो शाब्दिक की बात कर रहा है तो आप शाब्दिक ही पर ही विशेष ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अर्थात मन का विज्ञान। साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ की बात हो रही है तो आत्मा का अध्ययन, और वो कहे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है या मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, तो व्यवहार का विज्ञान कहेंगे। ठीक, अगर अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है, डिस्कस करते हैं, वो ये पूछते हैं कि मनोविज्ञान का उदय कौन से विषय से हुआ है? तो मनोविज्ञान का उदय हुआ है दर्शन शास्त्र। अच्छा, दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति का किसी भी चीज को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। जैसे लाइफ को लेके आपके क्या विचार हैं, आपके पिता के क्या विचार हैं, अरस्तु के क्या विचार थे, प्लेटो के क्या विचार थे, अर्थात हर एक व्यक्ति का किसी भी चीज को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। आप देखते हैं समाज में कुछ लोग धनात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये धनात्मक ऊर्जा कहाँ से आ रही है? उनके दृष्टिकोण से, कि वो जीवन को किस परिदृश्य में और किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वास्तव में दर्शन क्या होता है? किसी भी चीज को देखना दर्शन कहलाता है। तो मनोविज्ञान का उदय कौन से विषय से हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। ये कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि ये दर्शन शास्त्र का विज्ञान था तो प्रारंभ के दिनों में यूनानी दार्शनिकों ने इसे क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। जब बात आगे बढ़ी, लोगों ने आत्मा से अपनी सहमति जताना बंद कर दी तो ये बन गया चेतना का विज्ञान। जब बात चेतना पर नहीं रुकी तो बन गया ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान। और जब मन और मस्तिष्क को नकारा गया तो ये बन गया व्यवहार का विज्ञान। पेपरों में पूछ लिया जाता कि आत्मा का विज्ञान कौन कौन मानता है, तो ये देख लीजिए, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि। चेतना के विज्ञान की बात करें तो विलियम जेम्स, विल्हम वुंड आदि के नाम आते हैं। मन मस्तिष्क का याद करें तो वही हम एक फार्मूला बता देते हैं कि बीपीएल का मतलब होता है वर्कले, पोम्पोनोजी और लॉक। वर्कले, पोम्पोनोजी और लॉक। और यदि व्यवहार का विज्ञान के बाद की बात करें तो इसके तो जन्मदाता वाटसन है।
इसके साथ स्किनर, जितने भी आप लोग बीएड और बीटीसी के क्लास में पढ़ते हैं सब व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक विचारधारा को पढ़ते हैं। वॉटसन है, स्किनर आदि जो कौन है, हल हैं, ये सब कौन है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा, मनोविज्ञान का उदय हुआ दर्शन शास्त्र से। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मन का विज्ञान, साइकोलॉजी की बात करें तो आत्मा का अध्ययन, और वास्तविक अर्थ की बात करें तो व्यवहार का विज्ञान। फिर हमने ये बात बताया कि आत्मा का विज्ञान कौन मानता है, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। चेतना का विज्ञान कौन मानता है, विलियम जेम्स, विलियम बोन्ड, जेम्स सली। मन मस्तिष्क का विज्ञान कौन मानता है, बर्कले, पोम्पोनोजी, लॉक। व्यवहार का विज्ञान कौन मानता है, वॉटसन, स्किनर, हल आदि मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। थोड़े से इसकी अगर चर्चा कर लें कि लोगों ने आत्मा को क्यों नकारा, लोगों ने चेतना को क्यों नकारा, लोगों ने मन मस्तिष्क को क्यों नकारा, और लोगों ने व्यवहार को क्यों स्वीकारा। देखिए, चूंकि बेटा एक ये ऐसे कठिन और गूढ़ विषय हैं जिन पर चर्चा कर पाना एक आम व्यक्ति की बात नहीं होती है। यदि हम पूछ लें कि आत्मा क्या है, तो आत्मा पर हजारों सैकड़ों प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बिंदु से ये विषय जो होते हैं अध्ययन के लिए निरर्थक हो जाते हैं, और ये जन सामान्य की बात इसको समझना नहीं रह जाती। आत्मा क्या है, हिंदू धर्म के अनुसार कुछ और विचारधारा है, मुस्लिम धर्म के अनुसार और विचारधारा है। ठीक, हिंदू कहता है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पाप का ना चैनम क्लेदंती तापो ना शोषति मारुता। ठीक, तो आत्मा की ये विचारधारा है। मुस्लिम धर्म जैसे अगर हम बात करते हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक, अगर ऐसी बात अगर हम करें मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है, तो वहाँ आत्मा के कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। तो ऐसे विषयों पर जिन पर एक मत नहीं बन पाती चीज़ें, तो उन विषयों को उस दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से इस चीज में आम जन की समझ के लिए ये नहीं रखा जा सकता। अर्थात लोगों ने इस चीज को आत्मा का विज्ञान मानने से मना कर दिया। फिर बात आती है चेतना। जो गूढ़ता आत्मा के साथ थी वही चेतना के साथ है। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस। आपका शरीर यहाँ है, लेकिन आपके चेतन मन में कौन सी घटना परिदृश्यत हो रही है इसको मैं नहीं जान पाऊंगा। क्यों? चेतना को जानना वास्तव में ये सब अमूर्त विषय हैं। आत्मा अमूर्त विषय है, चेतना अमूर्त विषय, जिनको समझ पाना या देख पाना इतना आसान नहीं होता, और इन पर चर्चा करना भी आसान आम व्यक्ति के, साधारण व्यक्ति के लिए के दृष्टिकोण से सुलभ नहीं है। अर्थात लोगों ने इसको आत्मा का विज्ञान भी नहीं माना, चेतना का भी नहीं माना, और मन और मस्तिष्क के सेम के साथ भी वही दिक्कतें आई जो आत्मा और चेतना के साथ आई। लेकिन बाद में वॉटसन ने कहा कि जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख जाए वही मनोविज्ञान है। अर्थात व्यवहार को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, माप सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। अर्थात मनोविज्ञान काय का विज्ञान है, व्यवहार के विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जैसे अगर मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, हमारी कोचिंग बहुत बेहतर तरीके से प्रयास करती है, तो हमें किसी से सोशल अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही कह देंगे कि ये कोचिंग अच्छी है। क्यों? क्योंकि हम अपने व्यवहार से इन चीज़ों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज दिख जाए, जिसको मापा जा सके, वही विज्ञान, वही मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। जैसे हमें बच्चों के साथ अपने क्लास में डील करना पड़ता है। कोई बच्चा शांत स्वभाव का है, कोई बहुत चंचल है, कोई बहुत जिसकी उपलब्धि कम है, ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रहे हैं, उसके व्यवहार से ही हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। अर्थात व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ी बात करेंगे मनोविज्ञान के ऐतिहासिक परिदृश्य की। यदि हम मनोविज्ञान के ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करें,
यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वैसे तो बहुत बड़ा है मनोविज्ञान का इतिहास, लेकिन ये सारी चीजें परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं, तो उन कुछ चुनिंदा बिंदुओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे सबसे पहले 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकल, कौन? रुडोल्फ गोएकल ने अपनी किताब लिखी जिसमें मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले रुडोल्फ गोएकल ने एक किताब लिखी, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नाम की एक किताब लिखी और इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक, ये कई बार पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोएकल ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1590 में। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना आती है 1879 में, विल्हम वुंट। बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1879 में विल्हम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कहां करी? यह भी पूछा गया है पेपरों में। जर्मनी के शहर लिप्जिंग में। आजकल इस लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विद्यालय कहा जाता है। पहली घटना हुई 1590 में, रुडोल्फ गोएकल ने साइकोलॉजिया नामक किताब लिखी है जिसमें मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी बात है 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी है जर्मनी के शहर लिप्जिंग में। तीसरी घटना जो होती है वो होती है 1890 में, विलियम वुंट की जगह आ जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। में विलियम जेम्स ने किताब लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये देखिए, एक बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम मनोविज्ञान का जनक किसे माने। तो बेटा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है विलियम वुंट ने किया है, इसलिए विलियम वुंट को ही मनोविज्ञान का जनक मान लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विल्हम वुंट। और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहलाया जाता है विलियम जेम्स को, क्योंकि इन्होंने केवल एक किताब लिखी है, इसलिए ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं। चूंकि इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित करी है, उस पर व्यवस्थित रूप से कार्य करने का दृष्टिकोण रहा है, तो इनको कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक। चौथे पॉइंट के अगर बारे में हम बात करते हैं, (1900) में सिगमंड फ्राइड। किसने? सिगमंड फ्राइड। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना करी है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड। आगे देखते हैं,
1905 में विलियम मैकडूगल 1905 में विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी (1905) में विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें चेतना शब्द की निंदा की। किसकी? चेतना शब्द की निंदा करी। ठीक, इसके बाद आती है 1920 में, छठा पॉइंट, 1920 में क्या होता है? गेस्टाल्टवाद का उदय। किसने करा था? मैक्स वर्दीमर। और सातवां अगर पॉइंट बात करें तो 1924 में वॉटसन ने बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद नामक किताब लिखी। 1924 में व्यवहारवाद नामक किताब लिखी और यहीं से व्यवहारवाद की विचारधारा का जन्म हुआ। किसने लिखी? वॉटसन ने। मैंने मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक बार रिपीट कराता हूं। नंबर 1, 1590 में रुडोल्फ गोइकल ने साइकोलॉजी नामक किताब लिखी, जिसमें मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार। दूसरा पॉइंट, 1879 में विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी जर्मनी के शहर लिपजिग में, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक किताब लिखी। 1900 में सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना करी। 1905 में विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक किताब लिखी, जिसमें चेतना शब्द की निंदा की गई। 1920 में गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ, मैक्स वर्दीमर। 1924 में व्यवहारवाद नामक किताब लिखी। किसने लिखी? वॉटसन ने। ठीक, तो ये कुछ मैंने ऐतिहासिक बातें वेस्टर्न साइकोलॉजी की। यदि हम भारतीय की बात करें तो सबसे पहले अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि कलकत्ता सबसे महत्वपूर्ण जगह थी अंग्रेजों के समय से। तो सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत मनोविज्ञान को पढ़ाया गया। उसके बाद क्या होता है, 1905 की घटना है, भोजेंद्रनाथ सील को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने 1905 में एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया मनोविज्ञान का, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए 1905 में। इसके 11 वर्ष बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही क्या होता है, अलग से विज्ञान विभाग की स्थापना करी जाती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही अलग से मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। 1905 में क्या था, दर्शन शास्त्र के विभाग के अंतर्गत ही बात हुई थी, लेकिन 1916 में क्या हुआ, अलग से मनोविज्ञान विषय के विभाग की स्थापना की गई। अब हम कुछ बात करते हैं मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय की, मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केवल जनक को देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में इनके जनक के बारे में पूछ लिया जाता है। विचारधाराएं मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में, जिन्होंने मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। संरचनावाद के जनक कौन है? वही कौन? वुंट, विल्हम वुंट। प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स।
व्यवहारवाद के जनक वॉटसन, गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर, कोहलर का नाम भी आता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मकवाद की व्यक्तित्व का सिद्धांत है। जब हम पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा अगर हम थोड़ा सा नाम से बात करें, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये जानने की कोशिश करी गई जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, हमारी संक्रियाएं हैं, वो किस प्रकार से बनी हैं। बनना मतलब संरचना, प्रकार मतलब वही मानसिक संक्रियाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। इंग्लिश में बात करें तो उसको कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शन का मतलब कोई भी चीज कार्य कैसे करती है, संरचना का मतलब हमारा शरीर बना कैसे है, प्रकार का मतलब हमारा शरीर कार्य कैसे करता है। व्यवहारवाद के बारे में आप जानते ही हैं कि जो चीज दिख जाए, जिसको मापा जा सके, जिसमें सुधार करा जा सके, वही मनोविज्ञान का आधार विषय होना चाहिए। तो इसीलिए व्यवहार को ही मनोविज्ञान का आधार माना गया और वॉटसन ने व्यवहारवाद के संप्रदाय की स्थापना करी। गेस्टाल्टवाद, यहां से क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे वरना ये लर्निंग में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। गेस्टाल्ट बेटा जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण या समग्र या पूर्णाकार। ठीक। और मनोविश्लेषण का मतलब होता है मन का विश्लेषण। इसकी बात कौन करते हैं? सिगमंड फ्राइड करते हैं। और सिगमंड फ्राइड ने स्वप्न विश्लेषण पद्धति दी है। स्वप्न विश्लेषण पद्धति। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? शिक्षा पढ़ ली, मनोविज्ञान पढ़ लिया।